आज हम लोग का मुख्य टॉपिक हीगल का इतिहास दर्शन है। हीगल, जैसा कि आप जानते हैं कि हीगल जर्मनी के महत्वपूर्ण विचारक, महत्वपूर्ण इतिहासकार एंड पॉलिटिकल थिंकर थे। हीगल का समय, जो लाइफ स्पैन ऑफ हीगल है वह 1770 से लेकर 1831 तक है। इसमें इस दौरान हीगल ने जो अपने महत्वपूर्ण विचार दिए या जो महत्वपूर्ण उनकी पद्धतियां हैं वही आपका हीगलवाद के नाम से जाना जाता है। तो हीगल के विचार, हीगल की पद्धतियां, हीगल के दर्शन आज सभी को मिला के हम हीगलवाद के नाम से जानते हैं, हीगलिज्म। हीगल ने अपना जो महत्वपूर्ण दार्शनिक या ऐतिहासिक चिंतन पेश किया है या प्रस्तुत किया है, वह चिंतन मुख्यतः उनके ग्रंथों में प्राप्त होता है। जैसे फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री हीगल ने लिखा है, फिलॉसफी ऑफ राइट्स, साइंस ऑफ लॉजिक एंड फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हीगल के, जिनमें हीगल के विचार और हीगल के दर्शन और हीगल के दृष्टिकोण मुख्यतः प्राप्त होते हैं। हीगल ने अपने दर्शन या इतिहास के प्रतिपादन में मुख्यतः जिनसे इंस्पिरेशन लिया, ऐसे थिंकर्स, ऐसे इतिहासकार, ऐसे पॉलिटिकल थिंकर जिनसे इंस्पायर होकर हीगल ने अपने विचार प्रस्तुत किए, उनमें मुख्यतः उनके पूर्ववर्ती इतिहासकारों में या पूर्ववर्ती दार्शनिकों में मुख्यतः आते हैं सुकरात, प्लेटो। तो हीगल के पूर्ववर्ती विचारकों में कौन कौन आते हैं? मुख्यतः सुकरात, प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, कांट, हर्डर आदि। इन सबके विचारों से इंस्पायर होकर हीगल ने अपनी विचारधारा या हीगल ने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। इनमें हीगल ने जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत लिया वह मुख्यतः सुकरात से लिया, और आगे चलकर हीगल से द्वंद्ववाद की पद्धति कार्ल मार्क्स ने स्वीकार किया, और द्वंद्ववाद के आधार पर इन लोगों ने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। इसी तरह प्लेटो से जो सर्वसत्तावाद का सिद्धांत है, यह सिद्धांत हीगल ने लिया। रूसो से उन्होंने जो जनरल विल, सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, इसी तरह उन्होंने बहुत कुछ मॉन्टेस्क्यू से, हर्डर, कांट के दर्शन से भी लिया। इसी तरह इसमें एक और प्रमुख दार्शनिक हैं अरस्तू से भी हीगल ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ उनसे प्राप्त किया है। तो ये हीगल के पूर्ववर्ती विचारक हैं। जबकि हीगल के बाद हीगल की विचारधारा को आगे बढ़ाने में जो मुख्यतः जिन इतिहासकारों ने या दार्शनिकों ने योगदान दिया, वे कहलाते हैं नव हीगलवादी, न्यू हेगलियन। नव हीगलवादियों में मुख्यतः आपके आते हैं थॉमस हिलग्रीन और जे.एच. स्टर्लिंग। तो थॉमस हिलग्रीन और जे.एच. स्टर्लिंग ये मुख्यतः नव हीगलवादी विचारक माने जाते हैं। अब हम आते हैं, ये तो हीगल के पूर्ववर्ती और हीगल के परवर्ती इतिहासकार या दार्शनिक हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। अब आते हैं हम हीगल की मुख्य विचारधारा पे। हीगल की जो मुख्य विचारधारा है या हीगल का जो मुख्य दर्शन है वह मुख्यतः द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। अभी मैंने पहले चर्चा किया कि द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत मुख्यतः हीगल ने सुकरात से लिया था, और आगे चलकर हीगल से यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने प्राप्त किया, और इसके आधार पर उन्होंने अपनी पद्धति प्रस्तुत की। डायलॉगो या डायलेक्टिज्म जो थियोरी है, यह हीगल के दर्शन का मुख्य आधार है। हीगल ने
पहले आते हैं द्वंद्ववाद, डायलेक्टिज्म। द्वंद्ववाद मुख्यतः यूनानी शब्द डायलोगो से बना है। डायलोगो जिसका तात्पर्य होता है वाद प्रतिवाद, जिसका तात्पर्य होता है वाद प्रतिवाद। तो वाद प्रतिवाद की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया मुख्यतः हीगल के दर्शन में एक कंट्राडिक्टरी पोजीशन को दर्शाती है, एक विरोधाभास की प्रवृत्ति को दर्शाती है, यह एक अंतर विरोध की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वाद का मतलब होता है कि कोई भी विचार या कोई भी स्थिति या कोई भी सिस्टम जब वह अस्तित्व में रहती है तो उसे वाद कहते हैं। उस विचारधारा में, उस पद्धति में या उस स्थिति में जो भी बदलाव होते हैं, जो भी संशोधन की बातें होती हैं, जो भी उसका प्रतिवाद होता है, जो भी विरोधाभास की प्रवृत्ति होती है, उसे हम कहते हैं प्रतिवाद। और इस वाद और प्रतिवाद के सम्मिलन से, वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो नया निष्कर्ष निकल के आता है वह कहलाता है आपका संवाद या निष्कर्ष। तो जो संवाद है यह मुख्यतः जो वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया है, यह हीगल के दर्शन का मुख्य आधार है। वाद का मतलब है थेसिस, प्रतिवाद का एंटीथेसिस, एंड संवाद का मतलब होता है सिंथेसिस। इसका तात्पर्य हुआ कि वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो नया निष्कर्ष निकल के आता है वह संवाद कहलाता है, और संवाद जब लागू हो जाता है तो वह पुनः वाद कहलाता है। इस प्रकार वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया चलती रहती है। तो वाद प्रतिवाद संवाद जो है एक प्रकार से मानव समाज और मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है, सामाजिक या मानसिक परिवर्तन को दर्शाता है, और एक प्रकार से यह परिवर्तन या बदलाव जो होता है वह मनुष्य या समाज के विकास की अवधारणा को सिद्ध करता है या विकास की प्रक्रिया का परिचायक होता है। आगे आते हैं। अब जो द्वंद्व होता है वह होता कहाँ है? अब यह जो द्वंद्व है यह होता कहाँ है? हीगल के दर्शन में हीगल कहता है जो द्वंद्व है, जो द्वंद्व की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया मुख्यतः विचारों में होती है। विचारों में द्वंद्व के फलस्वरूप जो विचार या बौद्धिकता में जो द्वंद्व होता है, इस द्वंद्व के फलस्वरूप लगातार कंट्राडिक्टरी सिचुएशन आती है, अंतर्विरोध की प्रवृत्ति आती है, और उसके फलस्वरूप वैचारिक द्वंद्व के फलस्वरूप विचारों में वाद प्रतिवाद की श्रृंखला स्थापित होती है, वाद प्रतिवाद होता है, और उसके माध्यम से एक नया विचार या नया दृष्टिकोण सबसे पहले विचारों में आता है। तो विचारों में या बौद्धिकता में, विवेक में जो हम विचारों में या वैचारिकता में द्वंद्व की प्रवृत्ति लाते हैं, यही हमें एक नए आयाम की ओर, एक नए दृष्टिकोण की ओर, एक नई स्थिति की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार विचारों में द्वंद्व के माध्यम से वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया स्थापित होती है। जबकि कार्ल मार्क्स यहीं पे उल्टा मानते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भौतिक स्थिति में उत्पादन पद्धति के कारण वाद प्रतिवाद की और संवाद की प्रक्रिया स्थापित होती है। तो भौतिक स्थिति में वाद प्रतिवाद होता है और तब संवाद एक नया निष्कर्ष निकलता है, और हीगल कहता है विचारों में द्वंद्व होता है। इसी को जैसे हीगल का जो विचारधारा है कि वैचारिक द्वंद्व की बात की गई है, विचारों को महत्व दिया है, यही विचारधारा कालिंगवुड के दर्शन में देखते हैं। कालिंगवुड ने एक ग्रंथ लिखा है फेमस, उनका नाम है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। तो जो आइडिया ऑफ हिस्ट्री है, इस आइडिया ऑफ हिस्ट्री में कालिंगवुड का कथन है कि समस्त इतिहास जो है वह विचारों का इतिहास होता है। तो विचार या वैचारिक पद्धति को उन्होंने मुख्य आधार बनाया है। और इसी तरह नए विचारधारा में एक विचारधारा है जो मुख्यतः रोगर चेट्टियार और जॉर्ज दबे का है, जिसे कहते हैं हिस्ट्री ऑफ मेंटलिटीज़, जिसे कहते हैं हम हिस्ट्री ऑफ मेंटलिटीज़। किसका है? यह है रोगर चेट्टियार और जॉर्ज दबे का। यह भी मुख्यतः इसी बात की वकालत करता है। तो ऐसे कंडीशन में
में विचारों की बात की जाती है, विचार या बौद्धिकता की बात की जाती है कि विचार या जो बौद्धिकता होते हैं, विचार या जो बौद्धिकता होते हैं वही इतिहास में महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं के आधार पे इतिहास या समाज में बदलाव की प्रवृत्ति आती है। तो मोटे तौर पे जो सामाजिक या व्यक्ति के जीवन में बदलाव होता है वही उसके विकास की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। इसीलिए हीगल कहता है कि विकास की जो प्रक्रिया है, यह विकास की प्रक्रिया एक रैखिक नहीं होती है। प्रोग्रेस हैज़ नो लाइनियर नेचर। तो विकास एक रैखिक, एक सीधी गति से नहीं चलता है। इसके मार्ग में समय समय पर अनेक विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ आती हैं। इसके मार्ग में समय समय पर अनेक समस्याएं आती रहती हैं। तो जो विकास की प्रक्रिया है यह टेढ़े मेढ़े मार्गों से गुजरता है, यह हमेशा जिग जैग मोशन के रूप में चलता है। इसमें कभी भी क्रमिक अवधारणा के रूप में एक रैखिक प्रकृति नहीं पाई जाती है। तो वह कहता है इस प्रक्रिया में जो विरोधाभास की प्रवृत्ति आती हैं, यही प्रवृत्तियां जो होती हैं व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से एक के बाद एक स्थिति को सॉल्व करता रहता है और नए सिचुएशन या नई स्थिति में पहुंच जाता रहता है। इसीलिए हीगल का कहता है कि विरोधाभास दुनिया का नियामक सिद्धांत है। हीगल का प्रसिद्ध कथन है कि विरोधाभास दुनिया का नियामक सिद्धांत है। और आगे कहता है कि जो समस्त जो इतिहास है यह एक विकास प्रक्रिया है। समस्त जो इतिहास है यह एक विकास प्रक्रिया है और इस विकास प्रक्रिया में जो विचार या प्रत्यय, विचार मतलब प्रत्यय, जो विचार या प्रत्यय हैं वही अंततः भौतिक अवस्था का स्वरूप धारण करते हैं। तो मतलब यह है कि हमारी भौतिक स्थिति या समाज की भौतिक अवस्था, भौतिक स्थिति वैसे ही होगी जैसा कि हम अपने विचारों में उत्पन्न करेंगे। जैसा हमारे विचारों में द्वंद्व होगा, जैसा हमारा वैचारिक दृष्टिकोण होगा, वैसे ही हमारी भौतिक स्थिति भी होगी। तो हीगल का यही मुख्य दर्शन है या दृष्टिकोण है। अब हीगल आगे कह रहा है कि जो द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति है, द्वंद्व के माध्यम से जो समाज या विकास की अवधारणा आगे बढ़ती है, उसमें हीगल कहता है कि यह द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति जो है, जो मानव समाज के विकास की बात करता है, यह विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक आदर्श स्थिति न प्राप्त हो जाए। जब तक एक आदर्श स्थिति न प्राप्त हो जाए, और जब वह आदर्श स्थिति तक पहुंच जाएगी, आदर्श स्थिति का मतलब है समाज या व्यक्ति का गोल, उसका डेस्टिनेशन, उसका अंतिम लक्ष्य। जब वो वहां तक पहुंच जाएगा तो उसका एक आदर्श स्थिति हो जाएगी और उस आदर्श स्थिति में पहुंचने के बाद ही वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। आदर्श स्थिति जो होगा यह अंतिम संवाद होगा जिसमें फिर कोई वाद या प्रतिवाद नहीं होगा। इसके लिए कहता है, हीगल कहता है कि आदर्श स्थिति क्या है। हीगल कहता है आदर्श राज्य की स्थापना। आदर्श राज्य की स्थापना कहता है कि जब तक समाज एक आदर्श राज्य तक नहीं पहुंचेगा, राज्य सर्वोच्च होता है, राज्य सुप्रीम होता है। तो हीगल के इतिहास दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना। तो कहता है कि जब तक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया विचारों के माध्यम से बदलता रहेगा और विचारों के माध्यम से आगे बढ़ता रहेगा। और यह प्रक्रिया तब जाके वाद, प्रतिवाद, संवाद होगा जबकि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो जाएगी। यह आदर्श राज्य ही मानव समाज या मानव व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होगा। यह मानव के विरोधाभासी प्रवृत्ति का अंतिम उद्देश्य होगा। यह मानव के वाद, प्रतिवाद, संवाद का अंतिम संवाद होगा। तो ठीक है, जिसके बाद फिर कोई वाद नहीं होगा। तो यह जो आदर्श राज्य है यही हीगल के इतिहास का मुख्य लक्ष्य है। चूँकि इसे प्राप्त करने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया है, इसीलिए हीगल के इस सिद्धांत को हम द्वंद्वात्मक आदर्शवाद या डायलेक्टिक आइडियलिज्म कहते हैं। डायलेक्टिक आइडियलिज्म का सिद्धांत द्वंद्वात्मक आदर्शवाद मतलब द्वंद्व की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक आदर्श समाज की स्थापना ही द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। ठीक है, अब समझिएगा, हीगल कह रहा है कि जो वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया है जो विचारों के माध्यम से चलता है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक आदर्श राज्य की स्थापना न हो जाए। और कार्ल मार्क्स कहता है यह वाद, प्रतिवाद, संवाद विचारों में नहीं
बल्कि भौतिक स्थिति में होती है, और भौतिक स्थिति के कारण विरोधाभास की प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं, और यह तब तक चलती रहती हैं जब तक कि एक आदर्श स्थिति, या जिसे वो अपने दर्शन में कहता है साम्यवादी समाज की स्थापना न हो जाए। जब साम्यवादी समाज की स्थापना हो जाएगी, वही आदर्श स्थिति, वही समाज या इतिहास का अंतिम लक्ष्य होगा, जहां पहुंचने के बाद फिर कोई वाद प्रतिवाद नहीं होगा। तो साम्यवादी समाज जो होगा मार्क्स के दर्शन में, वही अंतिम संवाद होगा मानव जीवन का, जिसके बाद फिर कोई वाद प्रतिवाद नहीं होगा। तो ये दोनों में मूलभूत आपका अंतर है। इसीलिए मार्क्स कहता है कि हीगल का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत अपने सर के बल खड़ा था, जिसे मैंने पैर के बल खड़ा किया। हीगल का सिद्धांत जो पहले सर के बल खड़ा था, उसे मैंने पैर के बल खड़ा किया। आगे आइए, आगे हीगल कहता है कि जो वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया है, यह वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया मुख्यतः समाज के हर क्षेत्र में दिखाई देगा। जैसे समझिएगा, वो कहता है कि सामाजिक क्षेत्र में कुटुंब क्या है, कुटुंबवाद है, जबकि समाज क्या है, उसका प्रतिवाद है, समाज उसका प्रतिवाद है। और उसके बाद राज्य क्या है, राज्य उसका संवाद है, मतलब राज्य अंतिम लक्ष्य है। ठीक है। जबकि आगे समझिएगा, जबकि राजनीतिक जीवन में क्या कहता है, राजनीतिक जीवन में कहता है हीगल कि यूनानी राज्य जो हैं, यूनानी राज्यवाद हैं, धर्म राज्य उसके संवाद हैं, धर्मवाद संवाद है, और नगर राज्य सिटी स्टेट, नगर राज्य जो है यह क्या है, उसका संवाद होता है। आगे आइए, सत्ता के दृष्टि से, अगर सत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो आ जाइए, निरंकुशवाद, डिक्टेटरशिप, निरंकुशतावाद, यह आपका वाद है। प्रजातांत्रिक राज्य उसका संवाद है, उसका प्रतिवाद है। जबकि संवैधानिक राजतंत्र उसका संवाद है। मतलब मानव समाज अंततः संवैधानिक राजतंत्र में बदल जाएगा, और जो संवैधानिक राजतंत्र होगा यही मानव समाज या आदर्श राज्य की स्थिति होगी। तो यह अपना वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया वह आगे दर्शाता है। अब आइए, इस वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया में हीगल कहता है कि अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, मैंने कहा कि जो विचार या पद्धति समाज में लागू रहती है वह कहलाती है वाद। जैसे वर्तमान में किसान आंदोलन है, यह क्या है, वाद है। समझिएगा, बालिग की एज 18 वर्ष है, यह वाद है, ये नियम में चल रहा है। इसका प्रतिवाद क्या होगा, किसान आंदोलन में एमएसपी का जो विवाद है वो क्या है, वाद है। अब इस विवाद में जो नए नए संशोधन और प्रस्ताव दिए जा रहे हैं वो क्या है, प्रतिवाद हैं। तो ठीक है, तो किसान आंदोलन में जो नए प्रस्ताव आ रहे हैं ये क्या है, आपका प्रतिवाद है। जैसे बालिग की एज 18 वर्ष है, तो यह एज 18 वर्ष सही है कि गलत है, इसमें मनोवैज्ञानिक आधार को शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं, क्या एज ही बालिग होने के लिए एडल्ट्री को निर्धारित करने का मुख्य मानक है कि नहीं, ये प्रतिवाद है। जो निष्कर्ष निकल के आएगा कि एमएसपी पे क्या निर्णय लिया जाएगा, वह हो जाएगा आपका अंतिम, जो निष्कर्ष निकल जाएगा वह हो जाएगा आपका संवाद। 18 वर्ष वाला जो निर्णय हो जाएगा कि 18 वर्ष सामान्य परिस्थिति में होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में एडल्ट्री के निर्धारण के लिए व्यक्ति के मानसिक स्तर का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 18 वर्ष प्लस मनोवैज्ञानिकता या मनोवैज्ञानिक स्तर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संवाद। यह वाद प्रतिवाद से लागू हो जाएगा संवाद, तो यह फिर से कहलाएगा वाद। संवाद लागू हो जाएगा तो यह हो जाएगा फिर से वाद। अब इसमें फिर जो नए विचार आएंगे वे कहलाएंगे आपके प्रतिवाद। तो वाद प्रतिवाद की श्रृंखला इसी तरह चलती रहती है। अब आते हैं दूसरा,
हीगल के दर्शन में जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि हीगल के दर्शन का जो मुख्य आधार है वह वैचारिक स्तर है। हीगल मुख्यतः विचारधारा की बात करता है, विचारों की बात करता है। तो हीगल कहता है कि विकास की प्रक्रिया को निर्धारित करने में मुख्यतः जो स्थान होता है या मुख्य भाग कौन लेता है, बुद्धि या विवेक या विचार, बुद्धि या विवेक या विचार। वो कहता है कि जो समस्त इतिहास है, ठीक है, हीगल कहता है जो समस्त इतिहास है यह इतिहास मुख्यतः यह विचारों के माध्यम से आगे बढ़ता है, यह बुद्धि के माध्यम से आगे बढ़ता है, यह इंटेलेक्चुअलिटी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो विवेक या जो बुद्धि है यही इतिहास का निर्णायक मापदंड होता है, यही समाज की विकास का मुख्य आधार होता है। और इसीलिए वह विकास का मुख्य आधार जो मानता है वह वैचारिक स्तर को मानता है और विवेक या बुद्धि के आधार पर ही इतिहास के विकास की प्रक्रिया को निर्धारित करता है और कहता है कि समस्त मानव इतिहास जो है यह एक विकास प्रक्रिया है और इसमें बौद्धिकता का प्रमुख स्थान होता है। बौद्धिकता मतलब विचार या प्रत्यय, और यही विचार या प्रत्यय जो होते हैं अंततः भौतिक स्वरूप के रूप में परिवर्तित होते हैं या भौतिक स्थिति के रूप में बदल जाते हैं। आगे कहता है कि समस्त विश्व इतिहास के संदर्भ में कहता है कि जो समस्त विश्व इतिहास है यह एक बौद्धिक प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित होता है। इसमें एक बौद्धिक प्रक्रिया निहित होती है। इस प्रकार समस्त इतिहास जो है यह एक बुद्धिसंगत प्रक्रिया है। जो इतिहास है वह क्या है, इतिहास मुख्यतः एक बुद्धिसंगत प्रक्रिया है। इतिहास बुद्धि के माध्यम से गवर्न होती है, बुद्धि के माध्यम से चलती है। और यह बुद्धि या विवेक है क्या, यह बुद्धि या विवेक जो होती है यह इसे वह कहता है यह बुद्धि या जो विवेक है यह एक प्रकार से व्यक्ति के विचारों की अंतिम परिणति होती है। यह ईश्वरीय इच्छा होती है, यह दैवी इच्छा होती है, यह दैवी प्रत्यय होती है। तो ये क्या है, बुद्धि या विवेक क्या है, यह दैवी प्रत्यय है, मतलब दैवी विचार है, ठीक है। यह ईश्वरीय विचार है, यह दैवी विचार है, यह ईश्वरीय विचार है, यह दैवी प्रत्यय है, ठीक है। तो कुल मिला के कहता है कि जो विचार है यह ईश्वर के माध्यम से मिला है, यह ईश्वर के माध्यम से आता है। इसलिए आम जनता या आम व्यक्ति जो है इसमें इसका कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि यह ईश्वर के माध्यम से मिला है। तो ये एक प्रकार से यह क्या है, एक प्रकार से विश्वात्मा का सिद्धांत है, एक प्रकार से विश्वात्मा का सिद्धांत है, क्योंकि ईश्वर क्या है, पूरे विश्व में, सब में, हर व्यक्ति में व्याप्त है। तो वह विश्व की आत्मा है, पूरे विश्व के हर लोग में, कण कण में व्याप्त है। इसलिए ईश्वर जो है वह विश्व आत्मा है। तो विश्व आत्मा ही क्या है, दैवी प्रत्यय है, दैवी विचार है या ईश्वरीय विचार है। और चूंकि यह ईश्वर का ईश्वरीय विचार है इसीलिए उसे कहता है यह विश्वात्मा जो है यह क्या है, यह ईश्वरीय विचार, ईश्वर की भावनाओं की अंतिम परिणति है। हाँ, और इसके अंतर्गत इसके विचारों का पालन मतलब ईश्वर के विचारों के पालन के जैसा होता है, ठीक। तो दैवी विचार और दैवी प्रत्यय की वह बात करता है। आगे वो कहता है कि जहाँ तक इतिहास और प्रकृति के संदर्भ की बात है, इतिहास और प्रकृति, तो कहता है कि इतिहास के या समाज के निर्माण में प्रकृति का मुख्यतः हाथ होता है। और प्रकृति जो है वह वास्तव में क्या है, प्रकृति एक प्रकार से ईश्वरीय इच्छाओं की परिणति है। तो वह ईश्वरीय इच्छाओं के अनुरूप समाज या इतिहास के निर्माण की बात करता है। यही विचार आपके समाज या इतिहास के निर्माण में जैन और बौद्ध धर्म के भी विचार आप देखते होंगे, ठीक है। लेकिन बस ये प्रकृति वाली बात तो मानते हैं, लेकिन वह ईश्वरीय बात नहीं मानते हैं। तो वह दर्शन क्या है, वह अनीश्वरवादी दर्शन है। वैसे दोनों दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन हैं। वह ईश्वर को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन प्राकृतिक संघातों के माध्यम से समाज या मानव विकास और एवं सृष्टि के उद्भव की बात करते हैं। अब आते हैं हीगल की मुख्य थियरी जो है आपका राज्य का सिद्धांत। राज्य के सिद्धांत में सभी विचार अन्योन्याश्रित रूप से समाहित हो जाते हैं। कैसे? थियरी ऑफ स्टेट जो राज्य का सिद्धांत है,
मैंने चर्चा किया कि हीगल के दर्शन का मुख्य आधार है आदर्श राज्य की स्थापना, जो द्वंद्वात्मक पद्धति से चलता है, आगे बढ़ता है। इसीलिए हीगल को दर्शन को हम द्वंद्वात्मक आदर्शवाद भी कहते हैं। यह आदर्शवाद क्या है? एक राज्य, आदर्श राज्य की स्थापना जो विचारों में द्वंद्व के माध्यम से आगे बढ़ेगा और वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया के फलस्वरूप अंततः एक आदर्श राज्य तक जाके स्थापित हो जाएगा। यही आदर्श राज्य मानव इतिहास का, मानव समाज का, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होगा। यह मानव जीवन का अंतिम संवाद होगा जिसमें आगे चलकर फिर कोई वाद नहीं होगा। हीगल कहता है राज्य का निर्माण ईश्वर की इच्छाओं के फलस्वरूप हुआ है, तो राज्य ईश्वरीय इच्छाओं की पूर्ति है। ठीक है, राज्य ईश्वरीय इच्छाओं की पूर्ति है। अब चूंकि राज्य जो है वह विश्वात्मा, जो ईश्वर है वो क्या है? विश्वात्मा है। तो राज्य जो बना है वो ईश्वर की इच्छा के फलस्वरूप अगर बना है तो विश्वात्मा के भी भावनाओं और विश्वात्मा के विचारों की भी अंतिम परिणति है। तो राज्य ईश्वरीय इच्छाओं की अंतिम पूर्ति है। राज्य ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। राज्य ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। राज्य ईश्वरीय इच्छाओं की अंतिम पड़ाव है। राज्य ईश्वरीय इच्छाओं की अंतिम पूर्ति है। राज्य विश्वात्मा के विचारों की अंतिम अभिव्यक्ति है। राज्य सर्वोच्च है, राज्य सुप्रीम है, क्योंकि राज्य ईश्वर के द्वारा बना है, इसलिए राज्य अपने आप में निरपेक्ष होता है, राज्य अपने आप में निरंकुश होता है। और ऐसे कंडीशन में राज्य जो सर्वोच्चता है, सुप्रीम अथॉरिटी है राज्य, इसलिए आम जनता को राज्य के विरोध में जाने का कोई अधिकार नहीं होता है और आम जनता किसी भी तरह भी राज्य के पैरेलल नहीं होता है। आम जनता, चूँकि राज्य जो है वह ईश्वर की इच्छाओं की अंतिम पूर्ति है, ईश्वरीय यात्रा का अंतिम पड़ाव है, विश्वात्मा की अंतिम अभिव्यक्ति है, इसलिए आम जनता को उसके विरोध का कोई अधिकार नहीं होता है। आम जनता का हित इसी में है कि वह राज्य की इच्छाओं का पालन करे, राज्य के आज्ञा का पालन करे और राज्य का कोई भी किसी भी अर्थ में, किसी भी संदर्भ में राज्य का विरोध न करे। यह आपका राज्य का सिद्धांत है। आप समझिएगा, राज्य की जहाँ तक सर्वोच्चता की बात करता है, इसलिए राज्य को सुप्रीम अथॉरिटी मानता है, राज्य को सर्वोच्च मानता है। अब राज्य को सर्वोच्च या सुप्रीम अथॉरिटी मानने के कारण हीगल कहता है कि राज्य के निर्माण में चूँकि एकमात्र ईश्वर का हाथ होता है, एकमात्र ईश्वर का स्थान होता है, इसलिए ऐसी पद्धति में हीगल अति राष्ट्रवादी हो जाता है, हीगल उग्र राष्ट्रवादी हो जाता है, हीगल अति राष्ट्रवादी हो जाता है, हीगल उग्र राष्ट्रवादी हो जाता है। हीगल के दर्शन में राज्य वैसे ही है जैसे कि यूरोपीय इतिहास में जब आप लुई 14वां का इतिहास देखते हैं, लुई 14वां कहता है आई एम द स्टेट। लुई 14वां का कथन है आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। जहाँ पे राज्य को सुप्रीम अथॉरिटी माना गया है, राज्य को सर्वोच्च माना गया है और राज्य की निरंकुशता को शासकीय निरंकुशता के साथ वहाँ पे जोड़ दिया गया है। राज्य की निरंकुशता को शासकीय निरंकुशता के साथ जोड़ दिया गया है। यद्यपि इसमें एक मूलभूत अंतर हीगल और लुई 14वां की थ्योरी में है, अभी आगे चर्चा करेंगे। तो आई एम द स्टेट जो सुप्रीम अथॉरिटी की बात है, सुप्रीम पावर की बात है, अति राष्ट्रवाद की बात है। जैसे मुसोलिनी कहता है, मुसोलिनी मुख्यतः सर्वसत्तावादी है, जो फासिज्म की थियरी है, ठीक है, या नाजिज्म की थियरी है, ये दोनों थियरियाँ भी मुख्यतः उग्र राष्ट्रवादी थियरी हैं। ये अपने ही राष्ट्र को सर्वोच्च मानती हैं, राष्ट्र को ही सुप्रीम अथॉरिटी मानती हैं, सारी सॉवरेंटी राष्ट्र में मानती हैं और राष्ट्र के विरोध में कुछ नहीं मानती हैं। मुसोलिनी कहता है कि राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ राज्य के अंतर्गत है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं है, एकमात्र राज्य ही सुप्रीम अथॉरिटी होती है। और वह आगे कहता है कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। मुसोलिनी का कथन है कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन,
सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है। और उसका दूसरा प्रसिद्ध कथन है मुसोलिनी का कि कहता है कि वार मेक्स द मैन ग्रेट, कहता है युद्ध जो है वह व्यक्ति को महान बनाती है। वार मेक्स द मैन ग्रेट, युद्ध जो है वह व्यक्ति को महान बनाती है। तो ये विचार क्या है? सर्वसत्तावादी विचारधारा है। इसी तरह जर्मनी में जो कैसरवादी विचारधारा है, जर्मनी का जो आपका कैसरवाद की विचारधारा है, यह विचारधारा भी क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की की सिस्टम है, जो पूरी तरह से एक प्रकार से अत्यांतिक राजतंत्रवादी पद्धति है, जो ऐसी सत्ता में विश्वास करती हो जो सत्ता सर्वोच्च हो, सत्ता सुप्रीम हो, जो कि सत्ता की सर्वोच्चता हो, जिसमें अन्य कोई सापेक्ष न हो, सत्ता पूरी तरह से निरपेक्ष हो। इसको कहते हैं कैसरवादी पद्धति। तो कैसरवाद मुख्यतः एक प्रकार से अतिराष्ट्रवादी प्रवृत्ति है, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति है, जिसमें सत्ता को सर्वोच्च माना जाता है। तो ऐसी पद्धति में हम आगे देखते हैं, जो यह विचारधारा है सर्वसत्तावादी विचारधारा है, हीगल भी मुख्यतः इसी विचारधारा को मानता है। आगे समझिए, इस्लामिक इतिहास में सल्तनत काल में बलबन का भी जो कथन था, बलबन भी इसी अवधारणा में विश्वास करता था, राज्य को सर्वोच्च मानता था, राज्य को निरंकुश मानता था और कहता था कि सुल्तान ईश्वरीय निरंकुशता का साक्षात प्रतिबिंब है। कहता था कि सुल्तान ईश्वरीय निरंकुशता का साक्षात प्रतिबिंब है। सुल्तान इसलिए निरंकुश है क्योंकि ईश्वर की प्रतिछाया है, वह नियाबत खुदाई है। मुगलों के इतिहास में वो जिल्ले इलाही है, ईश्वर की प्रतिबिंब है, ईश्वरीय छाया है। इसलिए सामान्य जनता को उसके विरोध का अधिकार नहीं होता है। तो सर्वसत्तावाद ऐसी विचारधारा होती है, या उग्र राष्ट्रवाद, जो एकमात्र राष्ट्र को या राज्य को ही सर्वोच्च मानती है और राष्ट्र या राज्य के सामने या सापेक्ष व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया सकता है, व्यक्ति के अधिकारों को परिमित किया सकता है, व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जा सकता है। ऐसी विचारधारा को मुख्यतः हम उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। तो यह जो विचारधारा मुख्यतः आई, चाहे आपका बलबन का हो या अन्य किसी का हो, इसी विचारधारा को मुख्यतः वह भी मानता है। लेकिन इसमें आगे समझिएगा कि उग्र राष्ट्रवादी होने के साथ साथ हीगल आगे भी बात कहता है। हीगल कहता है कि राज्य तो निरंकुश है, समझिएगा, राज्य तो निरंकुश है, राज्य पे कोई अंकुश नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे कहता है कि राज्य की निरंकुशता, राज्य निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है, उस पर कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन आगे कहता है कि राज्य निरपेक्ष तो है, लेकिन राज्य स्वेच्छाचारी नहीं है। क्यों नहीं है? कहता है कि राज्य स्वेच्छाचारी इसलिए नहीं हो सकता है कि राज्य जो है ईश्वरीय प्रत्यय से बना है, ईश्वरीय विचार की परिणति है, विश्वात्मा की अभिव्यक्ति है, ईश्वर की यात्रा की अंतिम परिणति है। ईश्वर के विचार के फलस्वरूप जब राज्य का विकास हुआ है, तो ऐसे फलस्वरूप ऐसे प्रक्रिया में राज्य जो है वह मुख्यतः दैवी विचार के फलस्वरूप बना है। तो दैवी विचार या दैवी विवेक या दैवी जो बुद्धि होता है, यह सांसारिक बुद्धि से अलग होता है, सांसारिक बुद्धि से सर्वोच्च होता है। तो ईश्वरीय इच्छाओं के फलस्वरूप निर्मित हुआ हो, वह कभी निरंकुश नहीं हो सकता है, वह कभी निरंकुश या स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है। वास्तव में कहता है कि इसकी सत्ता तो निरपेक्ष है, इस पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन चूंकि ये विवेक और बुद्धि जो प्रक्रिया के फलस्वरूप बना है, राज्य विवेक या बुद्धि की अंतिम परिणति है। और यह विवेक या बुद्धि क्या है? दैवी बुद्धि है, या दैवी विवेक है, या दैवी इच्छाओं की पूर्ति है। तो इसीलिए वह दैवी इच्छा कभी भी मानव का शोषण नहीं कर सकती है। दैवी इच्छा कभी भी मानव के अधिकारों के विपरीत नहीं जा सकती है। इसीलिए वह अपेक्षा करता है शासक से कि शासक जो है वह जन कल्याण को महत्व दे, जनता के हितों के अनुरूप कार्य करे। तो एक प्रकार से यह शासकीय निरंकुशता की और शासकीय निरपेक्षता की बात करते हुए भी उसमें बौद्धिकता या प्रबुद्धता की बात करता है। जिसे कहते हैं प्रबुद्ध निरंकुशतावाद, इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। अब हीगल आगे कहता है कि चूंकि राज्य जो है वह बुद्धि विवेक का प्रतीक है,
ईश्वरीय इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। तो ऐसी सिचुएशन में राज्य से यह अपेक्षा किया जाता है कि राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग मानव हित में, जनहित में करे, प्रजा के कल्याण के लिए करे। इसलिए वह शासकीय रूप में वह मुख्यतः शासक को की निरंकुशता को प्रबुद्धता के माध्यम से, विवेक और बुद्धि के माध्यम से, दैवी विचारों के माध्यम से नियोजित करने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ यह कहने का यह प्रयास करता है कि जो शासक है वह अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए शासन प्रशासन का संचालन करे। ऐसी शासन प्रशासन पद्धति को हम कहते हैं प्रबुद्ध निरंकुशतावाद। ऐसी प्रशासन पद्धति को हम कहते हैं प्रबुद्ध निरंकुशतावाद। इसे कहते हैं इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में मुख्यतः प्रबुद्ध निरंकुशतावादी पद्धति का ही प्रयोग किया है और वे मुख्यतः इसी शासन पद्धति के समर्थक भी रहे हैं। तो शासन प्रशासन की ऐसी पद्धति जिसमें राजा को निरंकुश रहते हुए भी यह उससे अपेक्षा किया जाए कि वह अपनी शक्ति, अपनी सत्ता का प्रयोग अपने विवेक, बुद्धि और विचारों के माध्यम से जनता के कल्याण के लिए करेगा, मानवता के कल्याण के लिए काम करेगा। ऐसी शासन पद्धति को प्रबुद्ध निरंकुशतावादी शासन पद्धति कहते हैं। बलबन के इतिहास के संदर्भ में भी यह दृष्टिकोण हमें दिखाई पड़ता है। बलबन जब अपने पुत्र बुगड़ा खान से कहता है कि राज्य या राजत्व, थियरी ऑफ किंगशिप, तभी तक अक्षुण्ण बना रहेगा, तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक जनता में उसके प्रति सहानुभूति बनी रहेगी। इसलिए जन कल्याण को प्रमुखता देना चाहिए, जन कल्याण को अपना मुख्य उद्देश्य समझना चाहिए। जन कल्याण की भावना मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के भी राजत्व सिद्धांत की मुख्य विशेषता रही है। थियरी ऑफ किंगशिप में, राजत्व के सिद्धांत में अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध कथन मिलता है जब वो काजी मुगुसुद्दीन से कहता है कि सरा में, या सरा मतलब शरीयत मतलब इस्लामिक नियम कानून, कहता है सरा में क्या उचित है क्या अनुचित है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं राज्य के लिए जो उचित समझता हूँ वही कार्य करता हूँ और क़यामत के दिन, द डे ऑफ जस्टिस, मेरा क्या होगा मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ भी शासकीय उच्चता की बात की गई है, लेकिन वहाँ पे प्रबुद्धता के साथ किया गया है। प्रबुद्धता की परिफरी में शासकीय उच्चता सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यही बात जो मैंने अभी चर्चा किया, लुई 14वां कहता है जो आई एम द स्टेट, वह राज्य की निरंकुशता को व्यक्ति की निरंकुशता के साथ जोड़ता है और राज्य निरंकुश है इसलिए स्वयं को भी निरंकुश मानता है। कहता है आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। तो सर्वोच्च सत्ता जो एब्सोल्यूट पावर का प्रयोग करता है, जो हमने चर्चा किया कि जर्मनी में जिसे कैसरवादी पद्धति भी कहते हैं। अब हीगल के दर्शन में राज्य की निरंकुशता को व्यक्ति की निरंकुशता से अलग करने के लिए, समझिएगा, राज्य की निरंकुशता को राजा की निरंकुशता से अलग करने के लिए हीगल ने नागरिक समाज का सिद्धांत दिया और कहा कि नागरिक समाज के सिद्धांत को कहता है कि राजा को कोई भी नियम कानून प्रतिपादित करते समय यह बात ध्यान रखना चाहिए कि राज्य जो बना है वह बुद्धि, विवेक और ईश्वरीय विचार के फलस्वरूप बना है। ऐसे कंडीशन में उसे कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। वह निरंकुश हो सकता है, निरपेक्ष सत्ता हो सकती है, लेकिन वह कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकती है। तो उसके स्वेच्छाचारिता पे यहाँ पे अंकुश लगाया गया है। साथ ही साथ वह एक मजबूत राज्य की बात कर रहा है, एक मजबूत राजतंत्र की भी आगे बात कर रहा है। और ऐसी पद्धति में मजबूत राज्य और राजतंत्र की अवधारणा स्थापित करने में हीगल ने संवैधानिक राजतंत्र का सिद्धांत दिया। संवैधानिक राजतंत्र क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम। वह कहता है कि
कि राज्य जो है चूँकि वह विवेकशील है, वह ईश्वरीय इच्छाओं की पूर्ति है, वह दैवी विचारों के फलस्वरूप बना है, इसीलिए राज्य को अपने लिए एक प्रोटोकॉल रखना चाहिए। संविधान राज्य का एक प्रोटोकॉल होता है। एक राज्य के लिए एक आचार संहिता होती है, एक राज्य का एक मैनिफेस्टो होता है, राज्य के लिए नियम कानूनों की श्रृंखला होती है, जिस आचार संहिता की परिफरी में राज्य से अपने शासकीय उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को करने या उसके निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है। तो वह संविधान के अंतर्गत राजतंत्र के विकास की बात करता है और संवैधानिक राजतंत्र की बात करता है। हीगल राजा को राज्य का अधिपति होने के कारण उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करता है, राजा को इसलिए अधिकार देता है, राजा को इसलिए निरपेक्ष सत्ता मानता है क्योंकि वह राज्य निरपेक्ष है और राज्य का अधिपति होने के कारण उसको भी निरपेक्ष मानता है, व्यक्तिगत रूप से उसको कोई स्थान नहीं देता है। यह हीगल के दर्शन का मुख्य सिद्धांत रहा है, मुख्य विचार रहा है। यद्यपि अगर देखा जाए हीगल उग्र राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र को ही सर्वोच्च महत्व दिए हैं, इसीलिए हीगल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानते, अंतर्राष्ट्रीयतावाद को नहीं मानते हैं। अगर जहाँ तक इनके दर्शन का अगर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि इस दर्शन में कुछ कमियां रहीं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता न देना, अंतर्राष्ट्रीयतावाद को महत्व न देना, अन्य में जैसे हीगल ने अपने दर्शन में व्यक्ति को महत्व नहीं दिया है, व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करने की बात किया है, जबकि इतिहास या समाज के निर्माण में मुख्यतः या अंततः अल्टीमेटली मानव ही प्रोटैगनिस्ट पार्ट होता है, मानव ही सर्वोच्च सत्ता होती है, मानव ही उसका सेंट्रल फिगर होता है और इतिहास कमोबेश मानव के क्रियाकलापों की ही कहानी होता है। इसीलिए मानव के क्रियाकलापों और मानव को कोई प्रमुखता न देना, मानव की भूमिका को अस्वीकार करना भी उचित नहीं प्रतीत होता है। तो यह महत्वपूर्ण कुछ कमियां हीगल के दर्शन में रही हैं। इसी तरह हीगल ने एकमात्र वैचारिक आधार की बात किया, हीगल ने एक आधार पर मनोवैज्ञानिकता और बौद्धिकता की बात किया, जबकि विचार ही एकमात्र इतिहास या समाज के निर्माण में उपयोगी नहीं होते हैं। इनके साथ साथ भौतिक अवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि विचारों में जो परफेक्शन पाया जाता है वह पूरी तरह से भौतिक अवस्था पर लागू नहीं होता है। विचार अपने आप में कंप्लीट होते हैं, विचार अपने आप में परफेक्ट होते हैं, तो लेकिन जब वो भौतिक अवस्था में आते हैं, भौतिक स्थिति में आते हैं, तो उनमें अनेक अन्य चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, उसके कारण वो अवस्थाएं बदल जाती हैं। तो वैचारिक अध्ययन के माध्यम से ही अगर समाज के विकास को रेखांकित किया जाए या व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाए, तो वह इतिहास पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं होगा, पूरी तरह से उचित नहीं होगा, क्योंकि विचार ही अगर व्यक्ति को महान बनाते तो इतिहास में कोई व्यक्ति कभी असफल न होता। तो इसलिए अगर विचार के आधार पर ही इतिहास चलता तो हुमायूं कन्नौज के युद्ध में, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, उसमें पराजित न होता। इसी तरह चाहे चौसा में उसकी पराजय देख लीजिए या उसकी रणनीतियाँ देख लीजिए या मोहम्मद बिन तुगलक की आप बहुत सारी योजनाओं को देख लीजिए। अगर विचारों में ही देखा जाए तो विचारों में उसकी सारी योजनाएं कंप्लीट थी, परफेक्ट थी, लेकिन उस पर समयानुकूल स्थिति नहीं थी, उस पर बहुत सारे विपरीत स्थितियों का प्रभाव पड़ गया, कभी भौगोलिक कारकों का, कभी पर्यावरणीय कारकों का, कभी परिस्थितियों का, कभी अन्य प्राकृतिक आपदाओं का भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा। तो भौतिक अवस्था से भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन कमोबेश इस दर्शन का जो मुख्य रेलेवेंस है, प्रासंगिकता या महत्व, यह इस बात में है कि हीगल ने वैचारिक आधार को भी इतिहास दर्शन में एक मुख्य आधार दिया। दूसरा, हीगल ने एक मजबूत राष्ट्र की आवश्यकता पर बल दिया, जो वर्तमान में भी अपेक्षित है। तो कुछ दर्शन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्व हैं, फिर भी हीगल के दर्शन का अपना महत्व भी है। यह आपका हीगल के दर्शन के महत्वपूर्ण तथ्य हैं।